91.2 एफएम सुन रहे हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। साथियों, आज मौका है कुछ बात करने का भोजन के बारे में, खाद्य के बारे में और खाद्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हम फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उनके बारे में कुछ बात करने का। क्योंकि बात है विश्व खाद्य दिवस की, जो कि प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि विश्व में रह रहे इन लोगों को ये याद दिलाने का कि भोजन सिर्फ एक जरूरत नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है। हर व्यक्ति का अधिकार है एक अच्छा, साफ और स्वच्छ भोजन उसे मिले। तो इसी संबंध में अब हम बात करते हैं खाद्य दिवस क्या है। जैसे हमने बता दिया कि उद्देश्य यह है कि प्रॉपर सबको भोजन मिल सके। तो क्या भारत की कंडीशन है इस समय, भारत किस स्थिति में है, क्या यहाँ पे उपलब्धता है भोजन की, खाद्य की, और जितनी जनसंख्या यहाँ पे है क्या सभी को पर्याप्त भोजन मिल पा रहा है। तो ऐसी कुछ बिंदुओं पे हम नजर डालेंगे। पहली बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। एक बहुआयामी क्षेत्र है एक्चुअली, ये बहुत सारे मीनिंग हैं। जैसे जीवन के लिए भोजन उतना ही जरूरी माना गया है जितना कि सांस लेने के लिए हवा। तो आप समझ सकते हैं कि भोजन कितना आवश्यक है। और खाद्य सुरक्षा का अर्थ 2 वक्त भोजन मिल जाने से ही नहीं है। क्योंकि मैं एक होम साइंस की, गृह विज्ञान की टीचर हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि केवल भोजन मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं, क्या सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं, और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें कवर होते हैं। जैसे उपलब्धता अर्थात अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब हमारे देश में उपलब्ध होना चाहिए उतना भोजन जितना जनसंख्या के लिए आवश्यक है। पहला तो यह है। इसके अलावा जितने हमारे भंडार हैं जहाँ पे स्टॉक किया जाता है सारा खाद्य पदार्थ, वो सब अन्न भंडार जो हैं उसमें पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए, ताकि जहाँ पे भी जरूरत हो उस राज्य को, उस क्षेत्र को वो उतना पर्टिकुलर अमाउंट जो है खाद्य का भेजा जा सके। इसके अलावा है असेसिबिलिटी अर्थात पहुंच। अब गोदामों में तो भरा है, ठीक है, एक इसका ये भी पॉइंट है कि जो अन्न भंडार है इनमें तो भरा है, लेकिन क्या उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो नीडी है, जिसे आवश्यकता है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि हम बात तो करते हैं बड़ी बड़ी कि हमारे पास इतना अन्न भंडार है, ये है और दिक्कत नहीं है इस तरीके से, मतलब जो भी ग्रोथ हुई है, लेकिन क्या असेसिबिलिटी है, पहुंच है व्यक्ति की, क्या उस व्यक्ति तक जो जिस तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है, क्या वो पूर्ण हो रहा है। तो ये भी एक चिंता का और डिस्कशन का विषय है। इसके अलावा एफोर्डेबिलिटी, वहनीयता, अर्थात जो एक सुरक्षित पौष्टिक आहार है, तो क्या वो खरीदने के लिए उस व्यक्ति के पास पर्याप्त धन है, क्या वो खरीद पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो पैसे ना होने के कारण उस भोजन को ले रहा है जिससे उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जिससे उसे पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहे, जिससे उसकी ग्रोथ नहीं हो रही सही। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि भोजन मिल तो रहा है बट उस क्वालिटी का नहीं मिल रहा है जिसका उस उम्र में या उस व्यक्ति को जरूरत है। तो ये सभी चीजें थोड़ा सा ध्यान देने की हैं। बात करते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा के जो ये सोच सकते हैं क्या चेन बनाई गई है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या ढांचा बनाया गया है खाद्य को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। अगर बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान की, तो ऐसा कोई राइट टू फूड, ऐसा कोई अधिकार नहीं बनाया है, कोई स्पष्ट नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 21 में जो निहित जीवन के मूल अधिकार हैं, उसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को निहित माना जा सकता है। और इस क्रम में भोजन का अधिकार या फिर अन्य मौलिक आवश्यकताएं, जैसे कि जो भी अन्य मौलिक आवश्यकताएं हैं उनको भी इसमें कवर किया जा सकता है। हाँ, अलग से भोजन का अधिकार कोई नियम नहीं है। बफर स्टॉक की बात करते हैं तो जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मेन जो उत्तरदायित्व है, जो मेन कार्य है, वो यही है कि न्यूनतम MSP पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद को करें और विभिन्न स्थानों पे जो गोडाउन्स बनाए गए, गोदाम बनाए गए, उनमें इसको स्टोर करें और उसके बाद उसको प्रत्येक जो राज्य की सरकार है या राज्यों को उसको आवंटित करें, वहां से भेजा जाए।
पीडीएस जो आपने सुना होगा, पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके अंतर्गत कंट्रोल की दुकानें वगैरह आती हैं, तो इसके थ्रू भी जन सामान्य तक भोजन को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हालांकि जो पीडीएस के थ्रू है उसमें लिमिटेड है, एक तो है चावल, एक है गेहूं और एक केरोसिन ऑयल। कुछ राज्यों में दालें वगैरह भी दी जाती हैं, बट हर राज्य में ये सब नहीं है। हाँ, जो गेहूं है, चावल है और केरोसिन ऑयल है, ये पीडीएस के थ्रू देने का प्रावधान है। और कुछ प्रदेशों ने क्या किया, पीडीएस के माध्यम से आयोडीन युक्त नमक, मसाले और दालें, खाद्य ऑयल, ये सब भी देते हैं। कई राज्यों, कई नॉर्मल राज्य हैं या फिर केंद्र शासित राज्य हैं, उनमें ये वितरण भी होता है। इसके अलावा एनएफएसए है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये क्या करता है, ये खाद्य सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कुछ चेंजेस की ओर इशारा करता है। यहाँ पे इन्होंने वेलफेयर को अधिकार आधारित अप्रोच में चेंज किया हुआ है। मीन्स है कि अब वेलबींग तक वो लिमिटेड नहीं है। ये अब बात आ जाती है राइट टू फूड, जिसकी हम बात कर रहे थे। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, बट इस तरीके का एक अधिनियम को जो है इस टाइप से चेंज किया गया है। तो ये जो एनएफएसए है, लगभग 70% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को अपने दायरे में लेता है। इनके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड, प्राथमिकता वाले परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसके अलावा इनको कवर करते हैं और राशन कार्ड के माध्यम से देते हैं। लेकिन इसमें भी कई सारे लूप होल्स हैं कि राशन कार्ड में आपने देखा होगा कई धांधलियाँ हो रही हैं। जो लोग राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोग भी राशन कार्ड बना के इसका लाभ ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो एक्चुअल नीडी लोग हैं, जो लाभार्थी जिनको होना चाहिए, उन तक ये सारी सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। अब देखिए, जब नहीं पहुंच पाती है तो वो चुनौतियां बन के हमारे सामने आती हैं। तो चुनौतियां क्या क्या हो गई हैं? एक तो मृदा स्वास्थ्य, क्यों ये खाद्यों का उत्पादन या फिर कह सकते हैं खाद्य की उपलब्धता कम हो गई है? क्योंकि एक तो मिट्टी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, यूरिया वगैरह बहुत यूज हो रहा है। तो उससे जो जमीन की अपनी उर्वरकता थी, अपनी उपजाऊपन था, वो बहुत कम हो गया है। इससे जितना हमें मिलना चाहिए था अन्न, उतना अन्न नहीं मिल रहा है। तो इससे भी एक जो खाद्य उत्पादन है उसमें बहुत कमी आई है। इसके अलावा आक्रामक खरपतवार के खतरे बहुत हैं। जैसे 15 वर्षों में भारत ने बहुत सारे आक्रामक कीटों और खरपतवारों का सामना किया है। जैसे क्या हुआ था, वर्ष 2018 में फॉल आर्मी वर्म कीट आया था, जिसने लगभग सारी मक्का की फसल को नष्ट कर दिया था। और तो 2019 में मक्का हमें आयात करनी पड़ी थी, ऐसे हालात पैदा हो गए थे। और इसी तरह आपने सुना होगा टिड्डियों का भी, कुछ समय पहले 2020 के आसपास, कोरोना के आसपास टिड्डों का आतंक हुआ था। उन्होंने कई सारी फसलें जो है बिल्कुल खत्म कर दी थी, तो उससे बहुत नुकसान हुआ। तो ये सारे नुकसान भी हम लोग को बेयर करने पड़ते हैं। इससे होता क्या है कि ओवरऑल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरा, प्रबंधन ढांचे का थोड़ा सा सही नहीं है, कुशल नहीं है। कि एक जो अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। जैसे मैंने अभी बताया, नकली एवं फर्जी राशन कार्ड बन जा रहे हैं, शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा है। बीच में जो एक चेन है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे ब्रेकेज हैं, डायरेक्ट अप्रोच नहीं है खाद्यान्न जो भंडार हैं उनसे व्यक्तियों तक। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि कैसे इसको डायरेक्ट अप्रोच में बदला जाए, कैसे व्यक्ति जो नीडी है उस तक सीधे अन्न पहुंच सके। इसके अलावा उपार्जन में कुछ खामियां हैं, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण किसानों ने क्या किया है, अपनी भूमि पर मोटे अनाजों के बजाय चावल और गेहूं को ज़्यादा लगाना प्रेफर कर रहे हैं। तो इससे भी थोड़ा सा खाद्यान्न जो है वो कमी आई है। जलवायु परिवर्तन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम में बहुत तेज परिवर्तन हुआ है। बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बाढ़ आ जा रही है, उससे नुकसान हो रहे हैं। गर्मी हो रही है तो बहुत तेज हो रही है, उससे नुकसान हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो है फसलों का उत्पादन है उसको प्रभावित कर रही है। तो फाइनली क्या हो रहा है कि अन्न का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा अस्थिर वैश्विक व्यवस्था के कारण भी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें काफ़ी जगह व्यवधान आ रहा है। जैसे कि अभी देखिए, हम अभी कोविड से निकले 2021 में, तो इससे 2019, 20, 21, 2-3 साल हमारे कोविड में निकल गए। उसके बाद 2022 में रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया। तो एक अस्थिरता बनी हुई है विश्व में, तो इससे भी बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं।
अब कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, बात तो ये है, क्योंकि परेशानियां सबको पता है, लेकिन इनको कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे संवहनीय खेती की ओर आगे बढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी का यूज़ करें, आईसीटी की यूज़ से कौन सी नई टेक्निक्स हम ऐसे कर सकते हैं जिससे जो मृदा, जो मिट्टी का उपजाऊपन खराब हो गया उसको कैसे हम सही कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और उसके बीच कैसे मैनेज कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन अगर हुआ है तो भी हमें फसल उत्पादन चाहिए, तो इस तरीके से कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम मैनेज कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश है तो भी वो कंट्रोल हो जाए, और पानी बिल्कुल नहीं है तो भी वो थोड़ा हमारे जो नुकसान है उसको कम कर सके। इसके अलावा राशन कार्डों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। राशन कार्डों को आधार से लिंक किया जा रहा है, और ये जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि इससे जो फर्जी राशन कार्ड बने हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे उससे हम। और जैम के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जैम एक गवर्नमेंट साइट है, तो इसके थ्रू जो खाद्य और उर्वरक सब्सिडी है, जो सब्सिडी मिलती है, तो वो जैम ट्रिनिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लाभार्थी हैं उनको सीधे हस्तांतरित की जा सके। तो इससे भी जो किसान है हमारा वो थोड़ा सा मजबूत होगा, थोड़ा सा उसे सपोर्ट मिलेगा, तो शायद वो और ज़्यादा मेहनत से और उससे काम करे। तो इसके अलावा फूड स्टॉक जहाँ करते हैं उन पे जैसे जहाँ ये भंडारण हो रहा है वहाँ पे भी बहुत नुकसान होता है। कभी-कभी आपने देखा होगा भंडार में रखा हुआ काफ़ी फसल खराब हो जाती है, तो भंडार गृह जो हैं उन्हें कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे फसलों को वहाँ पे सुरक्षित रखा जा सकता है, तो इस बारे में भी थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि केवल खाद्य दिवस मनाने से नहीं होता है। वाक़ई में क्या हालात हैं, क्या हमारे देश की स्थितियाँ हैं, क्या हम कर सकते हैं इसमें अपना, क्या योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट किस एरिया में, किस दिशा में काम कर सकती है, जिससे कि ये जो चीज़ें हैं इनको बैलेंस किया जा सके। जिससे क्या होगा, अगर अनाज उत्पादन, क्योंकि ये हम जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत है, लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा। अब बहुत है तो हम लोगों को उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी करनी ही पड़ेंगी। अन्न का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तब वास्तव में हम एक खाद्य दिवस को मनाने के योग्य बनेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।